हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं नरेश सर आज आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके क्विज कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और सभी क्वेश्चन आपसे इन्हीं जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर याद रखेंगे, नेपोलियन का जो जन्म हुआ था यह 15 अगस्त 1769 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को आरंभ हुई थी। क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था वह था लुई 16वां। राष्ट्र के विचार की भावना ने किस विचारधारा को यूरोप में विकसित किया? जो राष्ट्र का विचार था ये कौन सी भावना थी और इस राष्ट्र विकास की भावना ने किस विचारधारा को यूरोप में विकसित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रवाद की विचारधारा को। जो राष्ट्र के विचार की भावना थी तो इसने राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित किया था। पूरे यूरोप में इसी से राष्ट्रवाद हुआ था और अलग अलग राष्ट्रों का विकास हुआ था। 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाने वाले फ्रांसीसी चित्रकार का नाम बताइए। तो जो 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाने वाले फ्रांसीसी चित्रकार थे उनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक सोरियो। प्रश्न नंबर 6 हो गया आपका, फ्रेडरिक सोरियो ने अपने चित्रों में क्या दर्शाया था? तो फ्रेडरिक सोरियो ने अपने जो चित्रों में दर्शाया था उन्होंने एक ऐसे संसार की कल्पना की थी जिसका साकार होना लगभग असंभव है। तो ऐसे संसार को हम कहते थे कल्पनादर संसार या यूटोपिया। तो उस कल्पनादर संसार था जिसे यूटोपिया कहा जाता था। एक राष्ट्र का निर्माण त्याग, निष्ठा, लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों का एक चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र का जो निर्माण है ये क्या है? त्याग, निष्ठा और लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र की यह परिभाषा किस दार्शनिक के द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्र की जो यह परिभाषा थी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन। उन्होंने सन 1882 ईस्वी में सोबोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान के दौरान यह परिभाषा दी थी जिसमें उन्होंने बताया था राष्ट्र का निर्माण त्याग, निष्ठा और एक लंबे समय से चला आ रहे प्रयासों का चरम बिंदु होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, यही जो दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन, इनका जन्म कब हुआ था? तो अर्नेस्ट रेनन का जन्म 28 फरवरी 1823 को हुआ था। 28 फरवरी 1823 को अर्नेस्ट रेनन जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, इसी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, नागरिक संहिता अथवा नागरिक कानून का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो नागरिक संहिता का जो निर्माण है इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेपोलियन के द्वारा फ्रांस के नागरिकों के लिए। जो फ्रांस के नागरिक थे 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता या नागरिक कानून का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, गिल्ड्स किसे कहते हैं? तो गिल्ड्स बेटा जो शहरों में कारीगर होते थे उन कारीगरों के जो श्रेणी संघ थे उन संघों को हम गिल्ड्स कहते थे। गिल्ड्स का शहरों में इतना अधिक व्यापार था कि जो बाहर से आने वाले व्यापारी थे वो उस कार्य को बिना गिल्ड्स के परमिशन के नहीं कर सकते थे, इसलिए गाँव में व्यापार होने लगा था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाले साम्राज्य का क्या नाम था? ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन करता था उस साम्राज्य को हैब्सबर्ग साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहते थे? हैब्सबर्ग साम्राज्य कहा जाता था। किस वर्ग ने यूरोप की जनता में राष्ट्रीय भावना अर्थात राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ऐसा कौन सा वर्ग था जिसने यूरोप की जनता में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था? तो उसे हम मध्यम वर्ग कहते थे, इसे मध्य वर्ग भी कहते थे। तो ये मध्यम वर्ग की जनता जो थी इन्होंने यूरोप की जनता में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा आपका, मध्यम वर्ग में या मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? तो मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का जो अर्थ था वह था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। जो आपका उदारवाद शब्द है ये उदारवाद शब्द अंग्रेजी के शब्द एक लिबरलिज्म से बना हुआ है और लिबरलिज्म एक लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से बना है। लाइबर का अर्थ है आज़ादी, अर्थात उदारवाद का अर्थ होता है आज़ादी। अगला प्रश्न है, ऐसी सरकार पर जोर देना जो सबकी सहमति से बनी हो।
यह किस विचारधारा से संबंधित है। तो यह किस विचारधारा से संबंधित है? कौन सी सरकार? ऐसी सरकार पर जोर देना है जो सबकी सहमति से बनी हो। तो यानी कि सबकी सहमति से बनी हो, तो जो हमारा ऊपर वाला प्रश्न है जिसमें सबको आज़ादी मिलती हो या कानून के समक्ष बराबरी मिलती हो, तो ऐसी सरकार उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित होती है। तो ये उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। नेपोलियन ने अनगिनत छोटे प्रदेशों में से कुछ राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जर्मन महासंघ की स्थापना की थी। और प्रश्न में पूछा गया है इन जर्मन महासंघों की में जितने राज्य मिलाए गए थे उन राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 39 राज्यों को मिलाकर के जर्मन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। और जब आपका वियना समझौता हुआ था, वियना समझौते के अंदर नेपोलियन के इसी कार्यक्रम को एक साथ रखा गया था, जिसे पर उसमें बाकी सभी आदेशों को हटा दिया गया था। जितने भी सुधार नेपोलियन ने किए थे, जो भी संहिता बनाई थी, उस संहिता को समाप्त कर दिया गया था और 39 राज्यों का जो महासंघ था इसे ज्यों का त्यों रखा गया था। अगला प्रश्न, जोलियो राइन एक शुल्क संघ किसकी पहल पर स्थापित किया गया था? तो जोलियो राइन जो शुल्क संघ था यह प्रिसा की पहल पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, जोलियो राइन शुल्क संघ कब स्थापित किया गया था? तो यह जोलियो राइन शुल्क संघ 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1834 में इसको बनाया गया था। नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो नेपोलियन की हार नेपोलियन के वाटरलू के युद्ध में हुई थी। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन की हार के बाद स्थापित सरकार किस विचारधारा वाले लोगों की थी? यानी कि नेपोलियन के बाद किस विचारधारा वाले लोगों ने सरकार स्थापित की थी? तो उन्हें हम रूढ़िवादी कहते थे। रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों ने ही नेपोलियन की हार के बाद सरकारें स्थापित की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ड्यूक मेटरनिख कहाँ के प्रधानमंत्री थे या कहाँ के चांसलर थे? तो यह ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। वियना संधि या वियना कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? तो इसका उत्तर आपको ऊपर वाले प्रश्न मिल चुका है। 1815 ईस्वी में वियना संधि या वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वियना संधि के उपरांत फ्रांस के उत्तर में कौन सा राज्य स्थापित किया गया था? तो वियना संधि के उपरांत फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया था। कौन सा राज्य किया गया था? नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया था। फ्रांस को के पूर्व में रूस को किस प्रदेश का हिस्सा दिया गया था? तो फ्रांस के पूर्व में रूस को पोलैंड प्रदेश का हिस्सा दिया गया था। किस प्रदेश का हिस्सा दिया था? पोलैंड प्रदेश का हिस्सा दिया गया था। कब से कब तक का समय क्रांतियों का युग माना जाता है? कब से कब तक का समय क्रांतियों का युग माना जाता है? तो यह समय 1830 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक का समय है जिसे क्रांतियों का युग माना जाता है। राजतंत्रीय रूढ़िवाद के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में पहली क्रांति का श्रेय किस देश को मिला? तो प्रश्न कहता है आपका, जब राजतंत्र रूढ़िवाद के खिलाफ जो उदारवादी राष्ट्र यानी कि उदारवादियों ने जब नेतृत्व शुरू किया था तो वह 1815 में शुरू किया था। उसके बाद पहली क्रांति का श्रेय किस देश को मिला है? तो यह फ्रांस को मिला था। जब फ्रांस में 1830 ईस्वी में क्रांति हुई थी, जिसमें जो बूर्बो वंश का राजा था उस राजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था, तो उस समय ये क्रांति हुई थी। तो यह क्रांति हुई थी फ्रांस में 1830 ईस्वी में। इसी कारण से फ्रांस को उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में पहली क्रांति का श्रेय मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस का बूर्बो वंश का शासक कौन था? तो जुलाई 1830 ईस्वी में जो फ्रांस का बूर्बो वंश का शासक था उसका नाम था चार्ल्स दशम। क्या नाम था उसका? चार्ल्स दशम। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में भी आता रहता है। जब फ्रांस छींकता है, ये प्रश्न गलत हो गया थोड़ा सा। जब फ्रांस छींकता है, क्या लिखा है ये लिखा है छींकता। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन ड्यूक मेटरनिख का है जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। किसका है यह कथन? ड्यूक मेटरनिख का है जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे।
यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? तो यूनानियों का जो स्वतंत्रता संग्राम था यह सन 1821 में आरंभ हो गया था। कलाकारों और कवियों द्वारा किस देश को अर्थात किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना या यूरोपीय सभ्यता का मुख्य आधार बताया गया है? तो ऐसा देश था यूनान। यूनान को जो कलाकार और कवि थे उन्होंने यूरोपीय सभ्यता का मुख्य आधार या यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया गया था। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यूनान में संघर्ष तो 1821 में आरंभ हो गया था, लेकिन यह स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में बना। और जब 1832 ईस्वी में यह स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो उस समय कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। अगला प्रश्न आपका, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, जोहान गोटफ्रीड कौन था? तो जोहान गोटफ्रीड एक जर्मन दार्शनिक और एक रोमानी चिंतक था और जिसका कहना था सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती है। यानी कि जोहान गोटफ्रीड का मानना था कि जो सच्ची आत्मा है, किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्र आत्मा है, वह राष्ट्र आत्मा लोकगीत, जनकाव्यों और लोक नृत्य से प्रकट होते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि ये किसके शब्द हैं? तो ये जोहान गोटफ्रीड के शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, पोलेनेस और माजुर्का क्या है? तो पोलेनेस और माजुर्का पोलैंड के लोक नृत्य है जिन्हें बाद में राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 36, ग्रिम बंधु जिन्होंने कहानियाँ लिखी थी उनके नाम क्या है? तो ग्रिम बंधुओं के नाम है जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम। अगला प्रश्न नंबर 37, ग्रिम बंधुओं ने कहानियों का प्रथम संग्रह कब प्रकाशित किया था? 1812 ईस्वी में पहला संग्रह कहानियों का प्रकाशित किया गया था। ग्रिम बंधुओं के अनुसार उसमें इन्हें काफ़ी सफलता मिली थी। ग्रिम बंधुओं को उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। कब किया गया था? 1812 ईस्वी में। याद रखेंगे, ग्रिम बंधुओं के द्वारा पहला कहानियों का जो इनका संग्रह था, यह संग्रह 1832 ईस्वी में 1812 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रिम बंधुओं ने किस भाषा का शब्दकोश प्रकाशित किया था? तो ग्रिम बंधुओं ने किस भाषा का शब्दकोश प्रकाशित किया था? तो ग्रिम बंधु जर्मन से संबंध रखते थे, तो इसलिए इन्होंने जर्मन भाषा का शब्दकोश प्रकाशित किया था और यह शब्दकोश 33 खंडों में प्रकाशित किया गया था। यह शब्दकोश 33 खंडों में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रिम बंधु किसके वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे? जो ग्रिम बंधु थे यह किसके वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे? तो जो ग्रिम बंधु थे यह फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। किसको खतरा मानते थे? जर्मन जो फ्रांस का वर्चस्व बढ़ रहा था उसे ये जर्मनी के लिए खतरा मानते थे। यदि हम बात करते हैं ग्रिम बंधुओं के जन्म की, तो जो ग्रिम बंधु थे जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम, इनका जन्म 1785 और 1786 ईस्वी में जर्मनी में ही हुआ था और जिस शहर में होता उसका नाम था हनाऊ। हनाऊ शहर में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी के हनाऊ शहर में। दोबारा सुन लीजिए, जैकब ग्रिम का जो जन्म हुआ था 1785 में हुआ था और विल्हेम ग्रिम का जो जन्म हुआ था 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस में नवीन गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रांस में जो नवीन गणतंत्र की स्थापना हुई थी यह 1848 ईस्वी में हुई थी। और सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1845 में किया था। सिलेसिया एक जगह का नाम है, बुनकरों ठेकेदार के खिलाफ, क्योंकि उनको वेतन कम देते थे, इसलिए विद्रोह किया था, 1845 में किया था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन एक चर्च में किया गया था। और कब किया था? 18 मई 1848 ईस्वी को किया था। इस संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उस समय 831 निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने इस संसद में भाग लिया था। फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता किस राजा को सौंपी गई थी? तो यह पर्शिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रैंकफर्ट की संसद कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित सेंट पॉल चर्च में की गई थी।
जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का जनक ओटो वॉन बिस्मार्क था। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। जर्मन एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो जर्मनी का सम्राट जो प्रशा का राजा होता है काइजर विलियम प्रथम, वह सम्राट बनता है। काइजर विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बनता है? तो यह 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट बन जाता है। घोषणा की जाती है शीश महल के अंदर, वर्साई के शीश महल में घोषणा करते हैं और 18 जनवरी 1871 को काइजर विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बनता है। बिस्मार्क का युग कौन सा समय माना जाता है? यूरोप के इतिहास की हम बात करते हैं तो यूरोप के इतिहास में 1871 से लेकर 1890 तक बिस्मार्क का युग माना जाता है। बिस्मार्क लौह और स्टील नीति का प्रवर्तक था। 19वीं शताब्दी में इटली कितने राज्यों में विभाजित था? तो 19वीं शताब्दी के समय इटली 7 राज्यों में विभाजित था। यंग इटली नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया था? जूसेपे मैत्सिनी। यंग इटली और यंग यूरोप का जो गठन किया था वह जूसेपे मैत्सिनी ने किया था। जूसेपे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। 1861 ईस्वी में किसे इटली का राजा घोषित किया गया? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। टूटी हुई बेड़ियां प्रतीक का क्या अर्थ था? तो टूटी हुई बेड़ियां अर्थात बेड़ियां टूट गई तो आज़ादी मिल गई, तो टूटी हुई बेड़ियों का प्रतीक का अर्थ हो गया आज़ादी मिलना। ब्लूत पट्टियों का मुकुट किसका प्रतीक था? ब्लूत पट्टियों का मुकुट वीरता और बहादुरी का प्रतीक था। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक था? तो जब सूर्य उगता तो एक नए दिन का शुरुआत होता है, इसलिए एक नए युग का सूत्रपात या नए युग का उदय का प्रतीक उगता हुए सूर्य की किरणें थी। मारियाना कौन थी? तो मारियाना फ्रांस की रूपक नारी थी और जर्मनी की रूपक नारी थी। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी जो तनाव पनपा था वह क्या था? तो ये गंभीर राष्ट्रवादी तनाव बाल्कन क्षेत्र के कारण पनपा था और जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें स्लाव कहा जाता था, क्योंकि ये स्लाव भाषा का बोलते थे, स्लाव भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था, स्लाव भाषी कहा जाता था। इंग्लैंड में राष्ट्रराज का निर्माण कब हुआ था? तो यह 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। संसद का निर्माण हुआ था 1688 ईस्वी में। जूसेपे मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जूसेपे मैत्सिनी का जन्म जिनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था और 1918 में फिनिश हो गया था। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक मोंटेस्क्यू थे। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ कानून की आत्मा के जो लेखक थे यह मोंटेस्क्यू थे। फ्रांसीसी क्रांति में जो झंडा प्रयोग किया था उस झंडे में कितने रंग चुने गए थे? तो फ्रांसीसी क्रांति में जो झंडे के रंग चुने गए थे वे 3 रंग थे। ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता था? ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता था। आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम में कब विलय हुआ? तो आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में 1801 ईस्वी में विलय कर लिया गया था, अर्थात मिला लिया गया था। विलय का तो था मिलाना। जो यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र था उसमें आयरलैंड को भी 1801 ईस्वी में मिला लिया गया, अर्थात यूके का आयरलैंड उपनिवेश बन गया। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इटली से हुआ था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में 1000 लोगों का अभियान अर्थात द एक्सपीडिशन ऑफ 1000 पीपल से जुड़े स्वयंसेवक किस नाम से विख्यात थे? इन लोगों को रेड सर्च कहा जाता था। जो गैरीबाल्डी के नेतृत्व में 1000 लोगों का जो अभियान चला था, उसे रेड सर्च कहा जाता था। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1000 लोगों का जो अभियान चला था, उसे रेड सर्च कहा जाता था। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1000 लोगों का जो अभियान चला था, उसे रेड सर्च कहा जाता था।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता का सिद्धांत नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहा जाता है, इसके लेखक रूसो थे। तो दोस्तों और छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप इससे काफ़ी प्रभावित होंगे। आप इसे बार बार सुनेंगे तो आपके ये प्रश्न याद हो जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। चलिए, थैंक यू।